करंट अफेयर्स डिकोड का है। आज हम बात कर रहे हैं 29 जनवरी 2026 को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, लेकिन आज हम इसके एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतरेंगे जो भारत के भविष्य की कहानी कह रहा है। और वो कहानी क्या है? वो कहानी है इनोवेशन की। सर्वेक्षण साफ तौर पर कह रहा है कि भारत अब सिर्फ एक फॉलोवर नहीं, बल्कि इनोवेशन यानी नई खोज और नए विचारों के मामले में एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। और इस दावे को परखने का सबसे अच्छा थर्मोमीटर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसकी 2025 की ताज़ा रिपोर्ट हमारे सामने है और इसमें भारत ने 139 देशों में 38वीं रैंक हासिल की है। अब सुनने में 38वीं रैंक शायद उतनी सनसनीखेज न लगे, लेकिन यहाँ असली कहानी छुपी है सफर में, नंबर में नहीं। बिल्कुल सही कहा। इस 38वीं रैंक को सही मायने में समझने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे जाना होगा। ज्यादा नहीं, बस 2015 में। 2015 में? तब हम कहाँ थे? उस साल इसी इंडेक्स में भारत की रैंक 81 थी। 81। जी हाँ, 81। और आज एक दशक से भी कम समय में हम 38 पर हैं। 2019 में हम 66 पर थे। तो ये 81 से 66 और फिर 38 तक का सफर, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। ये तो एक जबरदस्त छलांग है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में लगातार सही दिशा में काम हुआ है। एक मिनट, 81 से 38, मतलब हम रैंकिंग में आधे से भी बेहतर हो गए हैं। ये वाकई एक बड़ी छलांग है। तो फिर इस रेस में हमसे आगे कौन है? मतलब वो टॉपर्स कौन है? देखिए, टॉप पर कुछ जाने पहचाने नाम है। 2025 की लिस्ट में हमेशा की तरह स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, इनोवेशन का पावर हाउस। उसके बाद स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर आते हैं। ये वो देश हैं जो दशकों से इस खेल में माहिर हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक बहुत ही दिलचस्प एंट्री हुई है जो भारत के लिए बहुत मायने रखती है। और वो क्या है? चीन का पहली बार टॉप 10 में शामिल होना, 10वें स्थान पर। अच्छा, चीन भी टॉप 10 में आ गया। जी, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि इनोवेशन का जो केंद्र अब तक पश्चिम में यानी अमेरिका और यूरोप में माना जाता था, वो अब धीरे धीरे पूरब की ओर, एशिया की ओर खिसक रहा है। चीन का टॉप 10 में आना ये भारत के लिए एक दोधारी तलवार जैसा नहीं है। मतलब एक तरफ तो अच्छा है कि एशिया का दबदबा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा प्रतियोगी अब इनोवेशन की टॉप लीग में है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। ये हमारे लिए एक मौका भी है और एक चुनौती भी। मौका इसलिए क्योंकि अब दुनिया का ध्यान और निवेश एशिया पर है, लेकिन चुनौती इसलिए क्योंकि अब हमें न सिर्फ पश्चिम के देशों से बल्कि चीन से भी सीधे मुकाबला करना होगा। ठीक है, वैश्विक तस्वीर तो साफ हुई, लेकिन अगर हम अपने पड़ोस की बात करें यानी मध्य और दक्षिण एशिया में, वहां हमारी क्या हैसियत है? यहाँ कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। वैश्विक स्तर पर हम 38वें नंबर पर हैं, लेकिन मध्य और दक्षिण एशिया में हम पहले नंबर पर हैं। पहले नंबर पर? जी, लीडर हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की लोअर मिडिल इनकम वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत पहले स्थान पर है। वाह! तो इसका मतलब यह है कि अपनी लीग में, अपनी श्रेणी में भारत सबको पीछे छोड़कर नेतृत्व कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाह! तो हम अपनी क्लास के टॉपर हैं, ये जानना अच्छा लगा। चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सब हुआ कैसे? ऐसा क्या जादू हुआ पिछले एक दशक में कि हम 81 से 38 पर आ गए? यकीनन इसके पीछे कुछ सोची समझी नीतियां होंगी। जादू नहीं, ये सोची समझी कोशिशों का नतीजा है। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम? जी, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में ये सिर्फ 3 सेक्टर के लिए थी, लेकिन इसकी कामयाबी को देखकर सरकार ने इसका दायरा बहुत तेजी से बढ़ाया। और अब ये ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सोलर पैनल जैसे 14 जरूरी क्षेत्रों में लागू है। पीएलआई स्कीम के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अगर किसी को आसान भाषा में समझाना हो तो ये काम कैसे करती है? इसका मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र बहुत सीधा है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार कंपनियों से कह रही है, आप पिछले साल तक 100 मोबाइल फोन भारत में बनाते थे। अगर इस साल आप 120 बनाते हैं, तो उन अतिरिक्त 20 फोन की बिक्री पर हम आपको 4 से 6% का सीधा कैश बोनस देंगे। ओह, मतलब सीधा इंसेंटिव? बिल्कुल। ये कंपनियों को भारत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए एक सीधा प्रोत्साहन है। इसका मकसद साफ है, भारत को दुनिया का कारखाना बनाना और आत्मनिर्भर बनना। ये तो सुनने में बहुत असरदार लगता है। मतलब सीधा सीधा परफॉर्मेंस पर इनाम। तो क्या इसके नतीजे जमीन पर दिख रहे हैं?
कुछ आंकड़े हैं हमारे पास? हाँ, और आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। सितंबर 2025 तक के डेटा के मुताबिक इस स्कीम ने भारत में 3 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश खींचा है। 3 लाख करोड़? जी, इस निवेश की वजह से देश में 18.70 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। लेकिन मेरे लिए सबसे अहम आंकड़ा रोजगार का है। रोजगार का? इस स्कीम ने 12.60 लाख नए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार पैदा किए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 12 लाख से ज्यादा परिवारों की कहानी है। ये वाकई बहुत बड़ा असर है। लेकिन पीएलआई स्कीम तो बड़ी और स्थापित कंपनियों के लिए लगती है, पर इनोवेशन तो अक्सर छोटी नई कंपनियों से आता है, मतलब स्टार्टअप्स से। उनके लिए भी कुछ हो रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। पीएलआई अगर शरीर का कंकाल है, तो स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम उसकी नसें और मांसपेशियां हैं। इन कार्यक्रमों ने देश में उद्यमशीलता यानी अपना काम शुरू करने का एक कल्चर बनाया, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जहां एक नौजवान भी अपने आइडिया को एक कंपनी में बदलने का सपना देख सकता है। तो मतलब ये एक तरह की दो तरफा रणनीति है। बिल्कुल, और इसी रणनीति का तीसरा और शायद सबसे नया पहलू है R&D पर सीधा फोकस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। जी, सरकार ने हाल ही में जुलाई 2025 में रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के एक भारी भरकम फंड को मंजूरी दी है। 1 लाख करोड़? हाँ, ये पैसा सीधे तौर पर भविष्य की टेक्नोलॉजी और नए विचारों को विकसित करने में लगाया जाएगा। ये इनोवेशन की नींव को ही सीमेंट से पक्का करने जैसा है। ठीक है, तो हम नए आइडियाज को बढ़ावा दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नया आइडिया तभी पनपता है जब उसे बनाने वाले को ये भरोसा हो कि उसका आइडिया सुरक्षित रहेगा, कोई उसे कॉपी नहीं कर लेगा। मेरा मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। उस मोर्चे पर हम कहाँ खड़े हैं? ये एक बेहद जरूरी मुद्दा है और यहाँ भी भारत ने काफी तरक्की की है। 2024 के आंकड़ों को देखें तो ट्रेडमार्क फाइल करने के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। चौथे? जी, पेटेंट फाइल करने में छठे और इंडस्ट्रियल डिजाइन में 7वें स्थान पर हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में अब सिर्फ नए विचार पैदा ही नहीं हो रहे, बल्कि उन्हें कानूनी तौर पर सुरक्षित रखने की जागरूकता भी बढ़ रही है। आजकल एक शब्द हर तरफ गूंज रहा है, सेमीकंडक्टर। कहते हैं ये आने वाले समय का नया तेल है। क्या इस बेहद अहम क्षेत्र में भी भारत कोई बड़ा दांव खेल रहा है? बड़ा दांव ही नहीं, शायद भारत के औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेल रहा है। सेमीकंडक्टर वाकई में आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं। सही बात है। और कोरोना के समय हमने देखा कि कैसे इनकी सप्लाई रुकने से दुनिया भर की फैक्ट्रियों में ताले लग गए थे। भारत ये समझ चुका है कि इस मामले में आत्मनिर्भर होना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। तो इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। अगस्त 2025 तक देश के 6 अलग-अलग राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। 10 परियोजना है? और बात सिर्फ मंजूरी की नहीं है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनियों ने 1.60 लाख करोड़ रुपए लगाने का वादा किया है। 1,60,000 करोड़? जी, यह एक बहुत बड़ा निवेश है। इसका मकसद सिर्फ चिप बनाना नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर टेस्टिंग और पैकेजिंग तक पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत में ही तैयार करना है। ये सब सुनकर तो बहुत जोश आता है, लेकिन चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट ये भी तो बताती होगी कि हमें किन क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना बाकी है। बिल्कुल, और अपनी कमजोरियों को समझना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। हमारी ओवरऑल रैंक 38 है, जो अच्छी है, लेकिन जब हम रिपोर्ट के अंदर झांकते हैं तो तस्वीर और साफ होती है। मिसाल के तौर पर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में हमारी रैंक 22वीं है। ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत शानदार है। इसका मतलब है कि हम ज्ञान और तकनीक बनाने में, रिसर्च पेपर लिखने में अच्छे हैं। तो फिर वो कौन से क्षेत्र हैं जो हमारी ओवरऑल रैंक को नीचे खींच रहे हैं? हमारी दुखती रग कहाँ है? हमारी कुछ दुखती रग हैं, जैसे बिजनेस सोफिस्टिकेशन में हम 64वें स्थान पर हैं। 64वें? जी, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कंपनियों के बीच आपसी तालमेल, सप्लाई चेन का नेटवर्क, ये सब अभी भी वैश्विक स्तर का नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी रैंक 61वीं है। और एक और अहम क्षेत्र है संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हमारी रैंक 58वीं है। इसका सीधा मतलब है हमारा कानूनी और नियामक ढांचा।
इन क्षेत्रों में सुधार करना हमारी अगली बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तो हुई इंडेक्स की बताई हुई कमजोरियां, लेकिन इनके अलावा वो कौन सी बड़ी बुनियादी चुनौतियां हैं जो हमें टॉप 20 या टॉप 10 की लीग में शामिल होने से रोक रही हैं? सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी चुनौती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी R&D पर होने वाला खर्च। R&D पे खर्च? हाँ, भारत अपनी कुल GDP का महज 0.65 से 0.70% ही R&D पर खर्च करता है। सिर्फ 0.7%। ये सुनने में तो कम लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए कोई तुलना दे सकते हैं? जो देश टॉप पर हैं वो कितना खर्च करते हैं? यही तुलना आंखें खोलने वाली है। दक्षिण कोरिया अपनी GDP का लगभग 4.8% R&D पर खर्च करता है। इजराइल 5% से भी ज्यादा। 5%? जी, इसका मतलब है कि अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से वे हमसे लगभग 7 गुना ज्यादा पैसा नए विचारों और नई टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं। ये सिर्फ पैसों का अंतर नहीं है, ये सोच और प्राथमिकता का अंतर है। और इस कम खर्च में क्या सारा बोझ सरकार पर ही है? क्या निजी क्षेत्र, हमारी बड़ी कंपनियां इसमें अपनी भूमिका निभा रही हैं? यहीं पर एक और बड़ी समस्या है। भारत में कुल R&D खर्च का सिर्फ 36.4% हिस्सा ही निजी क्षेत्र से आता है। सिर्फ 36%? हाँ, जबकि दुनिया के इनोवेटिव देशों में ये आंकड़ा 70-80% तक होता है। वहां की कंपनियां समझती हैं कि अगर आज R&D में निवेश नहीं किया तो 5 साल बाद बाजार से बाहर हो जाएंगे। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सी कंपनियां इसे एक जरूरी निवेश न मानकर सिर्फ एक खर्चा मानती हैं। तो समाधान क्या है? सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करना, या समस्या इससे भी ज्यादा गहरी है? पैसा तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे के साथ साथ 3 और चीजें चाहिए। पहला, हमारे कॉलेजों और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उसे भरना होगा। सही बात है। दूसरा, हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां असफलता को कलंक न माना जाए। हमें जोखिम लेने वालों को प्रोत्साहित करना होगा। और तीसरा, नौकरशाही की लालफीताशाही को कम करना होगा ताकि एक अच्छा आइडिया सरकारी फाइलों में दम न तोड़ दे। तो कुल मिलाकर आर्थिक सर्वेक्षण और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की ये कहानी हमें बताती है कि भारत इनोवेशन के हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। मंजिल अभी दूर है, रास्ते में कई स्पीड ब्रेकर भी हैं, लेकिन गाड़ी सही दिशा में है। बिल्कुल, नींव रखी जा चुकी है, शुरुआती मंजिलें पार कर ली गई हैं और नतीजे भी दिखने लगे हैं। आगे का सफर इन चुनौतियों से निपटने पर ही निर्भर करेगा। और यहां मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर सोचना जरूरी है। भारत को दुनिया के टॉप 10 इनोवेटिव देशों की लीग में शामिल होने के लिए क्या सिर्फ सरकारी नीतियां और पैसों का निवेश ही काफी होगा, या फिर हमें एक गहरे सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है? एक ऐसा बदलाव जहां समाज के हर स्तर पर, स्कूलों से लेकर कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक, सवाल पूछने, प्रयोग करने और असफलता से सीखने को सबसे बड़ा गुण माना जाए। शारदा ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम सा PDF ले सकता है।